नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरस्टार क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त यादव मनु और हम बात करने वाले हैं भूकंप यानी कि अर्थ क्यूब के बारे में, जो कि विश्व भूगोल का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम सुनामी के बारे में भी जानेंगे और वीडियो के अंत में हमने इसी टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट लगा दिया है, जो कि कंपटीशन में पूछे गए। लास्ट ईयर का एग्जाम है और पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप लोग टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये भूकंप आखिरकार होता क्या है। तो भूकंप क्या है? भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को, ये पृथ्वी का भूखंड है, वहां पे जो भी झटका लगेगा उसे हम भूकंप कहेंगे, कंपन के द्वारा। ठीक, तो हम चित्र के जरिए समझेंगे, बाद में आपको परिभाषा जरिए अच्छे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो कंपन होता है ये भूगर्भ में ऊर्जा के रिलीज होने के कारण होता है। कहाँ? भूगर्भ में, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में ऊर्जा के रिलीज होने के कारण होता है। भूकंप के कंपन के दौरान कई सारी तरंगे उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा? भूकंप के कंपन के द्वारा। तो ये तरंगे जिस केंद्र पॉइंट से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। जो ये तरंगे हैं जिस केंद्र से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक, जिस पॉइंट से ये तरंगे, भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। ठीक, उत्पन्न होने के बाद ये तरंगे चारों ओर गति करती हैं। कहाँ? चारों ओर। कहाँ? पृथ्वी के अंदर ये तरंगे चारों ओर गति करती हैं। वह स्थान या पॉइंट जहाँ पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। क्या? एपिसेंटर क्या है? वह स्थान या पॉइंट जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, तो ये जो एपिसेंटर है, आप लोग बताए जाएं तो यहाँ पे एपिसेंटर है जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, और जो भूकंप मूल केंद्र यानी कि फोकस, जहां से भूकंपी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। ठीक, जहां पे भूकंपी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, भूकंप मूल केंद्र जहां पे महसूस किया जाता है, एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर होता है ये भूकंप मूल केंद्र से सीधा 90 डिग्री पर होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो ये भूकंप अधिकेंद्र होता है ये भूकंप मूल केंद्र से सीधा 90 डिग्री पर होता है। संकेत जान लीजिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में, वायुमंडल आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे वायु का आवरण है, वायुमंडल में रेडॉन आरएस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक, तो भूकंप क्या है आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन परिभाषा ये आप अच्छे तरीके से अपना डाउट क्लियर करेंगे। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है, भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और कंप। भू का अर्थ होता है भूमि और कंप का अर्थ होता है कांपना, अर्थात भूमि का कांपना। ओके, भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कांपना। परिभाषा जानते हैं इसकी कि भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक, तो ये भूकंप मूल केंद्र क्या है, फोकस हमने बताया था परिभाषा के जरिए। अगर आप फिगर समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्थान से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल केंद्र फोकस कहते हैं। जहाँ से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं यानी कि जन्म स्थान जहाँ है इनका, उसे भूकंप मूल केंद्र फोकस कहते हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र क्या है, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, वे स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। देख लीजिए, जहां पर भूकंपी तरंगे हैं सबसे पहले महसूस की जाएंगी वहां पर उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। तो ये जो तरंगे हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं आइए जानते हैं। सर्वप्रथम भूकंपी तरंगे अधिकेंद्र पहुंचती हैं, हमने आपको बताया ही था, ऊर्जा रिलीज होने के बाद अधिकेंद्र पहुंचेगी। भूकंपी लहरों कि 3 भागों में बांटा गया है, या आप तरंगे कहें या आप लहरें कहें। ठीक, पहला है प्राथमिक लहरें, जिसे पी वेव्स कहते हैं। अधिकतर आपको पी वेव्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसका हिंदी नाम भी जानते रहिए। और जो हमारे दूसरा जो यहाँ पर है द्वितीयक लहरें, जिसे एस वेव्स कहते हैं। क्या? एस वेव्स, द्वितीयक लहरें। 3 लहरें होती हैं, और प्रथम है प्राथमिक लहरें पी वेव्स, दूसरा द्वितीय लहरें एस वेव्स, और तीसरा है धरातलीय लहरें एल वेव्स। तो इनके बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, आइए हम डिस्कस करते हैं पी तरंगे। पी तरंगे इन्हें क्या कहते हैं भैया? प्राथमिक लहरें कहते हैं। ओके, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये भूकंपी तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कौन सी तरंगे? प्राथमिक लहरें या तरंगे या पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स। ठीक है, इनकी औसतन गति 8 से 14 किलोमीटर सेकेंड होती है। कितनी गति होती है? 8 से 14 किलोमीटर
प्रति सेकंड होती है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, पी तरंगे सबसे पहले पहुंच रही है, एस तरंगे बाद में, एल तरंगे उसके बाद में। ठीक, तो ये तरंगे तीनों माध्यम में गति करती हैं। तीनों माध्यम आपको पता ही होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो तरंगे होती हैं, पी तरंगे जिन्हें आप प्राथमिक लहरें कहते हैं, ये तीनों माध्यम में गति करती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। क्या किन्हें किन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं? पी तरंगों को। ठीक, यानी कि प्राइमरी वेव्स को। तो बात करेंगे यस तरंगे, इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है भैया? द्वितीयक लहरें कहा जाता है। ठीक, इन्हें एस तरंगों को द्वितीयक लहरें। ठीक, यह तरंगे सिर्फ सॉलिड ठोस माध्यम में ही गति कर पाती हैं, लिक्विड तरल माध्यम में गति नहीं कर पाती हैं। कौन सी तरंगे? यस तरंगे, द्वितीयक लहरें। या आप लहरें गए तरंगे गए, दोनों एक ही बात है। ठीक भैया, तो यहाँ पे यस तरंगे हो गए जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ठीक, इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर सेकेंड होती है। किनकी? यस तरंगों की गति 4 से 6। इन्हें अनुप्रस्थ लहर कहते हैं। भैया देख लीजिए, यस तरंगों को अनुप्रस्थ लहर कहते हैं, और जो पी तरंगे हैं उन्हें अनुदैर्ध्य लहर कहते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे यल तरंगे के बारे में। इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स और सरफेस वेव्स भी कहते हैं, यल तरंगे, जिन्हें आप लोग धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। ठीक, एक तरंगों को कई नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। ये तरंगे एपी सेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। जो यल तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे, सबसे लास्ट में आपको अधिकेंद्र पर पहुंचेंगी। अधिकेंद्र क्या है? जहाँ पे भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। इनकी गति सबसे कम होती है। सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी यही तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? यल तरंगे, धरातलीय तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद में पहुंचने के बावजूद ये विनाशकारी तरंगे होती हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे किस तरीके के कारण। तो आप लोग देखिए, इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। किनकी गति भैया? यल तरंगे, धरातलीय तरंगे। तो आइए नोट के जरिए जानते हैं। पी और यस तरंगे पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, यानी कि जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं और द्वितीयक तरंगे हैं, ये दोनों पुश करते हैं, ढकेलते हुए आगे बढ़ती हैं। जबकि यल तरंगे जिगजाग हुए में आगे बढ़ती हैं, यानी धरातलीय तरंगे, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा बढ़ती हैं कुटिल गति से। तो आइए जानते हैं, जो ये पूरी पृथ्वी को भूकंप के कुल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे विश्व को, ठीक, पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहला क्षेत्र आप लोग, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, पहला क्षेत्र जो हमारा है, अब देखिए, इसे कहते हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी। यहाँ पे 63% भूकंप आते हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर तटीय पेटी को, इसलिए इसे अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आता है कोराइल आ गया, जापान आ गया, मेरियाना और फिलीपाइंस खाई, तथा चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड जैसे देश यहाँ पर आते हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी में। फिर जान लीजिए, जापान, मेरियाना, फिलीपाई, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया। दूसरा भाग करते हैं तो उसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर 21% भूकंप आते हैं। ठीक, कहाँ? मध्य महाद्वीपीय पेटी। भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में आता है। आप लोग ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर तथा कैस्टर से होती हुई हिमालय पर्वत तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली है। कहाँ भैया? अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, मैक्सिको। आप लोग जान लीजिए, भारत का क्षेत्र भी आता है। तीसरी बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, जहाँ पर 16% भूकंप आता है मध्य अटलांटिक पेटी में। ठीक, तो यहाँ पर आपका आइसलैंड मिलेगा, बोबेर द्वीप मिलेगा। ठीक, तो वहाँ ध्यान दीजिए फिर से, प्रशांत महासागर पेटी, जिसको यहाँ पे 63% भूकंप आता है, इसे अग्निवलय कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% और मध्य अटलांटिक पेटी में 16%। तो ये भूकंप की तीव्रता कई यंत्रों से नापा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या है? सिस्मोग्राफ। तरंगों की तीव्रता को कई स्केल पर भी नापा जाता है। ठीक, तो आपको 2 मुख्य हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर रिक्टर पैमाना है हमारा पहला, और दूसरा है मार्केली पैमाना। तो यह मार्केली पैमाना है जिसका उपयोग अब नहीं किया जाता है। ठीक, तो रिक्टर पैमाना ये आपका महत्वपूर्ण है। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कहाँ भैया? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस पैमाने का विकास 1945 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा। और इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अगर रिक्टर पैमाने पर 1 अंक वृद्धि होती है, जान लीजिए 10 गुना तीव्रता को ये प्रदर्शित करती है। कौन सा भैया? रिक्टर पैमाना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सिस्मोग्राफ इस तरीके का यंत्र होता है जिससे भूकंप नापा जाता है। आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। तो भूकंप आने के कारण देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं भूकंप आने के, जो कि आपको पहला है ज्वालामुखी विस्फोट से, क्योंकि जो ज्वालामुखी का आंतरिक भाग होता है, विस्फोट होता है तो अंदर तक हिला देता है। ठीक, तो हिमखंडों के खिसकने से, हिमखंड जो बर्फ के होते हैं उससे लग जाते हैं तो भूकंप काफी ज्यादा आते हैं। भू संतुलन
में अव्यवस्था, आंतरिक गैसों का फैलाव, जैसे कि आंतरिक गैस हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं वायुमंडल में। अंतर्भाग में मानव जनित कारक हैं, जो कि आप परमाणु विस्फोट होता रहता है, टेस्ट होता है। पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से, जो पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से, ये महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर। इसे आप लोग इसे टेक्नोनिज्म कहते हैं। किसे? पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, यानी जो पृथ्वी की प्लेटें हिलने डुलने से, इसे हम टेक्नोनिज्म के नाम से जानते हैं। तो भूकंप के कुछ महत्व, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण भूकंप आइए जानते हैं। तो भूकंप तीव्रता के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है, भूकंप तीव्रता सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है 22 मई 1960 का वाल्डीविया भूकंप चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो दूसरा हमारा है मृत्यु के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है, जहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी, जानते हो? 23 जनवरी 1956 का सांझी भूकंप, चीन, जो कि चीन का एक राज्य पर शहर है सांझी, 23 जनवरी 1956 को आया था, जिसमें 8,20,000 से 8,30,000 लोग मारे गए थे। तीव्रता 8.0 थी। संपत्ति नुकसान, क्षति के मामले से विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है, जो हमारी संपत्ति नुकसान होता है यानी धन के मामले में, वर्ष 2011 का तोहोकू जापान भूकंप, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। 235 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था भैया। ठीक, अब हम बात करते हैं सुनामी। सुनामी जो है ये यही भूकंप का एक अंग है। ठीक, भूकंप के ही पार्ट से जुड़ा होता है हमारी सुनामी के बारे में, आइए जानते हैं। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, कौन? सुनामी, जिसका अर्थ होता है वे समुद्री लहरें जो समुद्र तट पर आती हैं, वे समुद्री लहरें जो समुद्र तट पर आती हैं। ठीक, तो समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागरों में सुनामी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे समुद्र के अंदर जमीन खिसकने, ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागरों में उत्पन्न होती है सुनामी। ठीक, तुमने जाना। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य उदाहरण है। क्या भैया? भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप आते रहते हैं और सुनामी के मुख्य कारण है। तो देख लीजिए, सुनामी समुद्र कुछ, इनकी गति 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किनकी भैया? सुनामी की गति। ओके, यह लहरें समुद्र तटों पर भारी विनाश करती, जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं, इन्हें ये भारी विनाश करती है। ठीक, तो ये सुनामी जो है निरंतर आती रहती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर और कम हो जाती है। ठीक, सागर तट की ओर जाने पर ये कम हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी महान विनाशकारी साबित हुई। जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई थी सुनामी, विनाशकारी साबित हुई थी। तो सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है भैया। कौन से महासागर? प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट आइए लगाते हैं। तो सिस्मोग्राफ मापता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। सिस्मोग्राफ क्या भैया मापता है? भूकंप की तीव्रता मापता है। ओके, तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट में। तो इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ओके, क्या? अधिकेंद्र होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र के अंदर का भूकंप। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता रहता है? तो यहाँ पे देखिए, इनमें हमारा ऑप्शन है डी, PL और PSL। पी को प्राथमिक लहरें कहते हैं, एस को द्वितीयक लहरें और एल को तृतीयक लहरें कहते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी। भूकंप का कारण होता है टेक्नोनिज्म, हमने आपको बताया था। प्रमुख कारण क्या है? टेक्नोनिज्म, यानी कि पृथ्वी की प्लेटों का असंतुलन होना। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को कहते हैं, जी, भूगर्भ में जिस स्थान भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र फोकस। निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगे हैं? तो आपको होगी यल तरंगे। ठीक, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% भूकंप आते हैं। तो तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो ये आपकी होगी यस तरंग, यानी कि द्वितीयक लहरें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो आपको रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर तक आप अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कई ऐसे लोग होंगे जो अभी तक भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लेकिन भाई आप तो सब्सक्राइब करोगे ना। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।